गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सर मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो जैसा कि हम लोग हमारे चैप्टर में देख चुके थे किस तरीके से इंडिगो की खेती ब्रिटिशर्स करवा रहे थे और उसका प्रॉफिट पूरा जो है वो ब्रिटेन को मिल रहा था, और यहाँ के जो भी वीवर्स और जो आर्टिशियन और उनका लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी खतरे में जा चुका था। तो आज उसी में हम देखते हैं हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, इंडिगो को कैसे कल्टीवेट किया जाता था। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रयोती। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers। देखिए इसमें सिस्टम बताया गया है कि दो तरीके थे, एक तो निज और दूसरा था रयोती। अब इसमें ये बता रहा है कि जो निज कल्टीवेशन है उसके अंदर जो प्लांटर था प्रोड्यूस करने वाला, वो खुद अपने खेत में उगा सकता था और उसको कंट्रोल कर सकता था, या वो किराए पर ज़मींदारों से ज़मीन को लेकर के उस पर इंडिगो उगा सकता था। उस पर वो अपना खुद का लेबर लगा करके और वहाँ पे जो है वो खेती कर सकता था। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन में क्या था देखिए, द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन में एरिया बढ़ नहीं पा रहा था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और ये ध्यान रखिए, जो इंडिगो है वो सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ही उगता था और ये फर्टाइल लैंड पूरा डेंसली पॉपुलेटेड था, उनका एरिया बढ़ नहीं पा रहा था। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। देखिए इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बड़े क्षेत्र की ज़रूरत होती थी और उस समय सारे प्लॉटिंग जो है वो इनके पास थी, वो छोटे एरिया पर थी, तो ये संभव नहीं हो पा रहा था उनके लिए कि वो प्रॉपर तरीके से कर पाते। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। उन्होंने प्रयास किया कि जहाँ कंपनी लगी हुई है फैक्ट्री, वहाँ पे उसके आसपास के एरिया को लीज पे लेकर के और हम लोग वहाँ पर जो वहाँ के पीजेंट हैं उनको रेंट पे करके या उनको हायरिंग करके और हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा एक मतभेदों का, मुद्दों का और लड़ाइयों का ही और टेंशन का ही काम होता था इसमें। Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. बहुत दिक्कत होती थी मज़दूरों को मिल पाना और उसमें कंट्रोलिंग करने में भी उनको काफ़ी परेशानी आती थी। एक जगह से मोबिलाइज कर पाना संभव नहीं हो पाता था, और साथ में उनके एक और दिक्कत भी थी कि वो लोग राइस कल्टीवेशन के अंदर भी व्यस्त रहते थे। तो एक साथ दो चीज़ों के ऊपर फिर वो देखभाल करने का काम जो है वो नहीं हो पाता था। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लफ एंड बुलक्स। 1 बीघा और ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लफ। दिस मीन दैट अ प्लांटर विच 1000 Biga would need 2000 plugs. Investing on purchase and maintenance of plugs was a big problem, nor could supplies be easily got from the peasants since their plough and bullocks were busy on their rice fields, again exactly at the time that the indigo planters needed them। देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा आपको एक मैथमेटिकली प्रोपोर्शन में भी समझाने का प्रयास किया है कि 1 बीघा अगर इंडिगो कल्टीवेशन करनी है तो कम से कम 2 हलों की ज़रूरत पड़ती थी, 2 हल चाहिए होते थे। और उसके लिए करीबन, मतलब आप जनरली अगर आप समझेंगे, एक व्यक्ति जिसके पास में 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको कितने हल चाहिए? 2000 हल चाहिए। और उसको ख़रीदने में और मेंटेनेंस के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा होता था जो मतलब संभव नहीं था कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर पाए।
और साथ ही साथ सिस्टम ये था कि उस समय हल मिल पाना और साथ ही साथ बैलगाड़ी मिल पाना वो भी संभव नहीं थी, क्योंकि बैलगाड़ियाँ जो है वो किसानों के राइस फील्ड के अंदर बिजी होती थी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ना तो बैलगाड़ी मिल पा रही थी और ना ही हल मिल पाते थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the rayoti system. यानी इस प्रकार का जब माहौल उन्होंने देखा तो मात्र 25% हिस्सा वो ही निज कल्टीवेशन में होने लगा, बाकी 75% का जो हिस्सा था वो रयाती कल्टीवेशन के अंतर्गत चला गया, रयाती सिस्टम के अंदर चला गया। ये कुछ तरीके मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं उसके अंतर्गत कि बेहतर कौन सा था और क्या था। फिर है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट्स, किस प्रकार से रयोती सिस्टम के अंतर्गत वहाँ पे काम हो रहा था। अंडर द रयोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रयोट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जिसको साटा कहते थे। टाइम दे प्रेशराइज द विलेज एडमैन ऑफ सिग्नेचर the contract on behalf of the ryots. Those who signed the contract got cash advanced from the planter at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the ryot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. देखिए कितना अच्छे तरीके से था, पहले ही वो सिग्नेचर करवा करके ले लेते थे ज़बरदस्ती उनसे कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, साइन करवा देते थे कॉन्ट्रैक्ट में। फिर उसमें सिस्टम क्या होता था देखिए, उसके अंतर्गत जो पैसा है वो एडवांस दे दिया जाता था और लो रेट्स इंटरेस्ट के अंदर उनको कहा जाता था कि आप खेती बाड़ी कीजिए, जितनी भी ज़मीन है उसका 25% भाग पर आपको इंडिगो उगानी पड़ेगी। जो सीड का पैसा और ड्रिल का पैसा वो जो है प्लांटर देगा, बाकी का मिट्टी तैयार करना और उसको बोना और उस फसल की देखभाल करना, ये सारा काम जो है वो रयाती सिस्टम के अंदर उस प्लांट जो भी उगाने वाले थे उनका होता था। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से उनका काम हो रहा होगा। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए The indigo village were usually around indigo factories owned by planter. After harvest, the indigo plant was taken to the vets in the indigo factory. और ज़्यादातर इंडिगो उगाने वाले जो भी किसान थे वो सारे फैक्ट्रीज़ के आसपास ही उगाया करते थे, और जैसे ही वो हार्वेस्ट कर लेते थे तो इंडिगो के प्लांट को वेट्स के अंदर ले जाया जाता था, जो इंडिगो फैक्ट्री होती थी उसके अंदर। और उसके बाद में देयर 3 or 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। और कम से कम आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आप ये चीज़ें देखिए, जो इंडिगो बनाने का काम जो है ना ये भी बड़ा मुश्किल का था। आप देखिए यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाना चाह रहा था इमेज से। तो यहाँ पे लिखा है 3 or 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग द डाई। डाई बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 वेट। ये वेट जो यहाँ पे दे रखा है ये एक प्रकार का बर्तन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डाई बनाने का काम किया जाता था। फिर है ईच वेट हैड अ सेपरेट फंक्शन, हर एक का एक अलग अलग फंक्शन था। द लीव्स स्ट्राइप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वेट। सबसे पहले एक गर्म पानी के अंदर एक के अंदर पत्तियों को डाला जाता था एक वेट के अंदर, उसको फर्मेंटिंग कह सकते हैं आपको स्टीपर वेट में। फिर सेवरल आवर्स तक रहने के बाद में व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल, फिर वो गर्म हो जाता था और उससे बुलबुले निकलना शुरू हो जाते थे। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट
and the liquid drained into another vat that was the placed just below the first vat. उसके जस्ट पीछे की तरफ ही एक दूसरा ऐसा बर्तन बना रखा होता था, अब ये उसके अंदर डाल दिया जाता था, पत्तियां उससे बाहर निकाल दी जाती थी, उसका कलर सारा उस पहले वैट के अंदर आ जाता था, उसी को दूसरे वैट में डाल दिया जाता था. इन द सेकेंड वैट, जो कि बीटर के नाम से जाना जाता था, द सॉल्यूशन वॉज कंटिन्यूसली स्टायर्ड एंड बीटन विथ पेडल्स के थ्रू उसको दबाया जाता था, बार बार बीट किया जाता था. व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू, पहले हरे कलर में और बाद में ब्लू कलर के अंदर वो चेंज होता था. लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वेट, उसके अंदर लाइम वाटर को डाला जाता था, सोडा पानी को. ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वेट एंड क्लियर लिक्विड रोज टू द surface. The liquid was drained off and sediment, the indigo pulp, transferred to another vat known as the settling vat and then pressed and dried for sell. लिक्विड अलग तरीके से अलग चला जाता था, जो इसमें से कचरा बचता था उसको छान करके अलग कर दिया जाता था और उसी को फिर सुखाने के बाद में उस जो है वो बेचने के काम पे लिया जाता था. ये आपको एक इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसको डाई वाई करने का काम किया जाता था. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryots and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. और जब ये एक चक्र पूरा हो जाता था फसल देने का, उसके बाद में फिर से उनको लोन दिया जाता था कि आप दूसरे बार वापस से उगाइए. अब जो प्लांटर थे उनको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि जो लोन है वो उनके जीवन से कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जितना वो पैसा लेकर के उगा रहे थे उसकी उपज इतनी होती नहीं थी, उनको उतना पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता था, तो वो परेशान हो गए थे इस लोन चक्र से. There were other problems too. The planter usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. उनका ये भी कहना था कि जिस पे इंडिगो उगाई जा रही है वो करीबन बहुत अच्छी सॉइल पे उगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसको उगाएंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी डीप तक जाती थी और सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती. यानी अगर एक बार आपने इंडिगो उगा दी तो वापस उसके ऊपर आप राइस नहीं उगा सकते, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो जा चुकी होती थी. द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, देखें क्या है. इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रॉयट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. एज द रिबेलियन स्प्रेड, रॉयट रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द planter and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. मार्च 1859 हज़ारों की तादाद में जो रॉयट्स थे बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया इंडिगो उगाना और उन्होंने क्रांति करके और सड़कों पे उतर आए और रेंट्स देना बंद कर दिया प्लांटर को. इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक कर दिया अपने हथियारों के साथ में. वो पूरे बाहर आ गए, भालों के साथ में, तीर कमान के साथ में, तलवारों के साथ में. फिर देखिए आप क्या होता है. वुमेन टर्न्ड अप टू द फाइट विथ पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. महिलाएं अपने बर्तनों के साथ में, किचन के जो हथियार थे, छोटे बड़े चाकू छुरी, उनके साथ में लड़ने के लिए आ गई. Those who worked for the planter were socially boycotted and the gomastas, agents of the planter who came to collect rent, were beaten up. उनको समाज से अलग सा कर दिया गया था प्लांटर्स को, और जो इनके गुमास्ताज रखे हुए थे उनको भी उन्होंने पीटना शुरू कर दिया जो कलेक्ट करने आते थे रेंट को. Ryots swore they would no longer take advance to sow indigo nor be bullied by the planters. Ethiels, the Lethe wielding strongman maintained by the planters. फिर उन्होंने लाठी
विल्ड करने वाले को जो है वो भेजना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा अब हम दोबारा से ये नहीं उगाएंगे, और इस प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो क्रांति सी मच गई थी. Why did the Indigo peasant decide that they would no longer remain silent? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे? What gave them the power? No rebel clearly. The Indigo system was intentionally oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at time. क्रांति किस प्रकार आगे बढ़ती है, और अब मतलब उनको क्या ऐसा था जो पावर दे रहा था, और किस प्रकार से उन्होंने क्रांति आगे बढ़ाई. देखें जरा अपन वापस इसके इस पैराग्राफ में. इन 1859 द इंडिगो रॉयट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेड्समैन इन द रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर. 1859 में इंडिगो रॉयट्स को ऐसा लगा कि सपोर्ट मिलेगा उनको लोकल जमींदार्स और विलेज हेडमैन का, अगर वो रिबेल करेंगे प्लांटर्स के खिलाफ. In many villages, headsmen who had been forced to sign Indigo contract mobilized the Indigo peasants and fought pitched battles with the Lathials. कुछ गांवों के अंदर तो वास्तव में विलेज हेडमैन ने लठियाल से लड़ाई करना शुरू की इन उगाने वालों के साथ में. In other places, even the zamindars went around village urging the ryots to resist the planter. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planter and angry at being forced by the planter to give them land and long leases. कुछ जगहों पर ज़मींदारों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि पूरा राइट और लैंड को इस प्रकार से ये लोग लंबी लंबी लीज के ऊपर इन लोगों को दे, तो वो भी प्लांटर के अगेंस्ट थे. The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planter after the revolts of 1857. The British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion when the news spread of a simmering revolt in the Indigo district. 1857 के अंतर्गत जब इन क्रांतिकारियों को ये चीज़ पता चली कि इस प्रकार से इंडिगो की उगाने वाले किसानों के ज़िलों में भी जो है वो क्रांति हो रही है, तब देखिए क्या होता है. एक सेकेंड. The lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. 1859 में lieutenant governor ने टूर किया उन एरियाज़ का. The riots saw the tour as a sign of government sympathy for the plate. रैयत को लगा कि ये सरकार की तरफ से एक प्रकार का झांसा ही है टूर जो भी किया गया. When in Barasat the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rayot would not be compelled to accept Indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be sown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as सपोर्ट फॉर द रिबेलियन. और ये एक्चुअली उन्होंने शांति के लिए सोचा था कि भाई एशली को लगा था कि मैं क्रांति को शांत कर दूंगा. उन्होंने क्वीन विक्टोरिया तक भी इस बात को पहुंचा दिया, वो मजिस्ट्रेट थे. लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि ये एक तरीके से सपोर्ट बन करके रह गया रॉयट्स के लिए. एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश्ड to the Indigo district. They wrote of the misery of the riots and tyranny of the planters and the horrors of the Indigo systems. कुछ इंटेलेक्चुअल्स, ये जैसे रिबेलियन स्प्रेड हुआ तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स कोलकाता से पहुंचे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन्होंने उनकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखना शुरू किया. प्लांटर्स की जो भी स्थिति थी उसके बारे में बताना शुरू किया. तो किस प्रकार से इंडिगो सिस्टम ने हालत ख़राब कर रखी है, टेरर क्रिएट किया, वो सब उन्होंने लिखा अपने अखबारों में. Worried by the rebellion, the government brought the military to protect the planter from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive
methods they used with indigo cultivators. It declared that the indigo production was not profitable for ryots. The commission asked the ryots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. देखिए यहाँ पे फिर जब ये बढ़ने लगा तो सरकार ने इसके खिलाफ एक एक्शन लिया. उन्होंने मिलिट्री बुलाई प्लांटर्स की रक्षा के लिए. फिर उन्होंने इंडिगो कमीशन बनाया. इंडिगो कमीशन ने निर्णय लिया, देखा कि वास्तव में जो प्लांटर है वो फ़ायदा ज़्यादा ले रहे हैं और जो उगा रहे हैं उनके लिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा. तो उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए कि भाई इस प्रकार से आप ना करें और भविष्य के अंदर यहाँ पर आप जो है वो इंडिगो कल्टीवेट ना करें और जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करें. अब हम देखते हैं क्या है. आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल. बंगाल में कोलैप्स हो गया इसका प्रोडक्शन. बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. अब वो बिहार शिफ्ट हो गए. विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वाज severely affected, but yet they managed to expand production. जब सिंथेटिक डाई आ गई थी उसके बाद में इनका काम थोड़ा ठप हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने का ज़्यादा प्रयास किया, एक्सपांड करने का प्रयास किया. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him visit Champaran and see the plenty of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit 1970 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planter. और 1917 में महात्मा गांधी की जब ये यात्रा वहाँ की हुई चंपारण की, तो ये इतिहास के अंदर और इंडिगो प्लांटर्स के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन बन करके रह गई. तो यहाँ ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म. मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए